हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मिनेशन के बारे में। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीड। एंजियोस्पर्मिक सीड की अगर बात करूं तो कितने टाइप्स के होते हैं, और टाइप्स जो भी हमारा सीड है उसमें कितने तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं सीड के, उसके बारे में हम बात करें। जनरल टर्मिनोलॉजीज़ की अगर बात करें तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें जर्मिनेशन की, तो ये सिंपल सा स्प्राउटिंग का ये प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो सीड होता है वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है। सीडलिंग कहने का मतलब होता है बेबी प्लांट। अब यहाँ पे एक टर्म निकल के आ रहा है डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिवनेस फेज, इनएक्टिव फेज में होता है। जैसे हमारे पास अगर कोई सीड है, उससे अगर कुछ भी नहीं निकला, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो वो डोरमेंट स्टेज में है। दैट मीन्स उसमें कुछ नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जर्मिनेशन होगा उसमें, दैट मीन्स एक प्रोसेस होगा, तो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव फेज में आएगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक नए सीडलिंग, एक बेबी प्लांट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे अगर बात करें टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर सीड्स की, तो जनरली जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, साथ साथ ये सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, और इनका जो सीड होता है फ्रूट के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते हैं, बट ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, बट इनका सीड जो होता है फ्रूट के अंदर ना होकर के ये नेकेड होते हैं। तो इन दोनों प्लांट्स में ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर बात करें एंजियोस्पर्मिक सीड्स की, तो एंजियोस्पर्मिक सीड्स को दो पार्ट में हम क्लासीफाई कर देते हैं, मोनोकोट सीड्स एंड डाइकोट सीड्स। अगर मोनोकोट सीड्स की अगर बात करें तो इनमें एक ही कोटिलेडन्स होते हैं, सिंगल कोटिलेडन, ये सिंगल सीड लिप्स होते हैं। कोटिलेडन्स को ही हम नॉर्मल सिंपल टर्म में बोलते हैं सीड लिप्स बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें मोनोकोट सीड्स की, तो राइस, वीट, मेज, बैम्बो, पाम, बनाना, जिंजर, ओनियन, गार्लिक, ये सारे जो हमारे मोनोकोट सीड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे कुछ जो एग्जाम्पल्स है वो वायबल सीड के हैं, और दूसरे कुछ जो बचे हुए हैं वो नॉन वायबल सीड्स के हैं। वायबल सीड्स कहने का मतलब होता है जिनसे प्लांट को हम ग्रो करा सकते हैं, और नॉन वायबल सीड्स का मतलब ये होता है जिनसे जर्मिनेशन होगा ही नहीं, बस नाम के वो सीड कहलाएंगे, तो उनको नॉन वायबल सीड बोलते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं डाइकोट की। तो जो डाइकोट सीड्स होते हैं उनमें दो सीड लिप्स होते हैं, जिनको हम कॉटिलेडन्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉटिलेडन्स की अगर बात करें तो इनका काम होता है कि स्टोर करके, फूड को स्टोर करके रखना, ताकि हमारा जो बेबी प्लांट होगा उसकी ग्रोथ में ये हेल्प कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सीड की। तो सीड को मेजरली दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगराइज करने का मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है एम्ब्रियो एंड सेकेंड इज सीड कोट। अब एम्ब्रियो की अगर बात करें तो ये सीड का ये पार्ट होता है जिससे क्या होता है, हमारा सीडलिंग का ग्रोथ होता है, दैट मीन्स बेबी प्लांट का ग्रोथ होता है। अब जो एम्ब्रियो है इसको हम तीन पार्ट में फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं, रेडिकल, कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। वेरएज अगर बात करें सीड कोट की, तो सीड कोट को हम दो पार्ट में क्लासीफाई, दैट मीन्स कैटेगराइज करते हैं, टेस्टा एंड टेजमेन। कॉमन टर्मिनोलॉजीज की अगर बात करें तो पीछे हम लोगों ने जो भी वर्ड्स या जो भी टर्मिनोलॉजीज की अगर बात करें जो जर्मिनेशन में हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है सीड कोट। तो जो भी हमारा सीड होता है उसका आउटर मोस्ट जो ये ब्लैक कलर का आप जो कवरिंग देख पा रहे हो, ये पूरा कवरिंग हमारा क्या कहलाता है, सीड कोट कहलाता है। इसका काम ये होता है कि जो अंदर हमारा कॉटिलेडन्स है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फ्रॉम इंसेक्ट्स, फ्रॉम टेम्परेचर, फ्रॉम मॉइस्चर, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। इसका काम यही होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें सीड कोट, तो सीड कोट में दो पार्ट, दो लेयर्स होते हैं। जैसे अगर बात करूँ मैं, ये हमारे पास सीड कोट है, इतना मोटा है, तो इसका जो इनर लेयर होगा वो हमारा टेजमेन कहलाएगा, और जो टेस्टा होगा, जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, वो हमारा कहलाएगा टेस्टा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है हीलियम। हीलियम की अगर बात करें तो अगर हमारे पास एंजियोस्पर्मिक हमारे पास सीड है, दैट मीन्स ये फ्रूट के अंदर होगा। अब फ्रूट के अंदर होगा तो एक पॉइंट होगा ना जिससे हमारा सीड जो होगा फ्लेशी फ्रूट से हमारा अटैच्ड होगा। तो जिस पॉइंट से हमारा जो भी हमारा सीड होता है, फ्लेशी जो हमारा फ्रूट होता है, उस जिस पॉइंट से हमारा अटैच्ड होता है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास सीड है, ये हमारे पास कोई फ्रूट होगा, तो ये फ्रूट से
जिस भी पॉइंट पे जो भी हमारा फ्लेसी पार्ट होता है फ्रूट का, सीड के जिस भी पॉइंट से अटैच्ड होगा उस पॉइंट को हम सिंपली बोलते हैं हीलियम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे माइक्रोपाइल की अगर बात करें तो हीलियम के जस्ट नीचे एक छोटा सा होल होता है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, और इनका काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म निकल के आता है रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल। रेडिकल का मतलब होता है फ्यूचर रूट या एम्ब्रियोनिक रूट, और प्ल्यूम्यूल का मतलब होता है फ्यूचर शूट। फ्यूचर शूट इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि फ्यूचर में जैसे जैसे हमारा प्लांट जो भी हमारा सीडलिंग है ग्रो करेगा तो जो प्ल्यूम्यूल वाला पार्ट है वो शूट का फॉर्मेशन कर देता है, और जो रेडिकल होता है वो हमारा रूट पार्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप देखोगे तो रेडिकल गोज बिलो द सॉइल वेर एज द प्ल्यूम्यूल ग्रो एबव द सॉइल। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें इपिकोटिल एंड हाइपोकोटिल की, तो इपिकोटिल जो होता है उससे पहले हम एक देख लेते हैं कैटाफिल पोजीशन। कैटाफिल की अगर बात करें तो कॉटिलेडन्स के जस्ट एबव, जहाँ से हमारा सीडलिंग है, सीडलिंग में लीव्स आने स्टार्ट होते हैं जिस जंक्शन पे, उस जंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कैटाफिल बोलते हैं। और यहाँ पे ये रहा हमारा जंक्शन ऑफ कॉटिलेडन्स। तो जो हमारा कैटाफिल का जंक्शन है और जो कॉटिलेडन का जो जंक्शन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, या रीजन को बोलते हैं इपिकोटिल बोलते हैं। लेकिन हाइपोकोटिल की अगर बात करें तो ये जो रीजन होता है, जो भी हमारा कॉटिलेडन्स होते हैं, कॉटिलेडन्स के जंक्शन से लेकर के और जो भी हमारा रूट का जो रेडिकल होता है, यहाँ से रूट हमारा स्टार्ट होगा, तो इनके बीच का जो रीजन होता है यही हमारा कहलाता है हाइपोकोटिल कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। तो कंडीशन की अगर बात करें तो जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए, वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और लाइट चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वाटर की अगर बात करें तो वाटर का काम जो होता है वो सीड को हाइड्रेट, दैट मीन्स वेट, भींगा देना होता है। अब जब हमारा सीड जो होता है वेट कंडीशन में अगर चला जाता है तो इसके अंदर जो कॉटिलेडन्स होते हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं ताकि नए सीडलिंग का फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट हमारा होता है, इसका काम जो होता है ये सीड कोट को सॉफ्ट बना देता है। अब सॉफ्ट जब हमारा सीड कोट हो जाता है तो जो भी हमारा रेडिकल है वो आसानी से इससे बाहर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर से क्या होता है कि जो भी हमारा केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं कॉटिलेडन्स के अंदर, उनको ये कंट्रोल करता है, इनको उनके रेट को ये बढ़ा सकता है। जो भी केमिकल रिएक्शंस के रेट होते हैं उनको टेम्परेचर बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो ऑप्टिमम सीड के जर्मिनेशन के लिए हमारे को ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्टिमम कहने का मतलब जो सीड के जर्मिनेशन के लिए सफिशिएंट हो। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, दैट मीन्स हार्श टेम्परेचर पे अगर चले जाएंगे तो वैसे भी सीड हमारा ग्रो नहीं कर पाएगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे भी अगर हम चले जाएं तो डोरमेंसी को हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अगर नॉर्मल सीड्स की अगर बात करें जो हम अपने आसपास में या जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं जनरली, तो उसके लिए जो डोरमेंसी टेम्परेचर होता है, दैट मीन्स डोरमेंसी इनएक्टिव फेज को ब्रेक करने का जो टेम्परेचर होता है, उसके लिए हमको चाहिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए रेंज। इस रेंज में अगर हमारा सीड है तो वो जर्मिनेट कर पाएगा। अगर इससे बहुत ज़्यादा हाई ले लिए या बहुत ज़्यादा लो ले लिए तो हमारा जो सीड का जो डोरमेंसी है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा और जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे एलिमेंट्स की अगर बात करें, एलिमेंट्स के जैसे बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जिनके लिए डोरमेंसी का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा लो होता है। तो एलिमेंट्स की यहाँ पे अगर बात करें तो इसके लिए जो डोरमेंसी का जो टेम्परेचर होता है 2 to 7 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा ही लो है। तो जनरली अगर नॉर्मल कंडीशन में अपने घर में अगर हम उगाना चाहते हैं तो जनरली एलिमेंट्स के जो सीड्स होते हैं उनको हम भिंगा करके और फ्रीजर में रख देते हैं थोड़ी दिनों के लिए। अब थोड़ी दिनों के बाद इनमें से सीडलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में। अगर हमारे जो भी सीड है उसके अंदर अगर रेस्पिरेशन होगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और एनर्जी जब प्रोड्यूस होगा तो उससे हमारा जो भी नया सीडलिंग ग्रो कर रहा है उसके ग्रोथ या डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं लाइट की। तो लाइट की अगर बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द सीड्स की अगर बात करें, ज़्यादातर जो सीड्स होते हैं वो फोटोब्लास्टिक नेचर के होते हैं।
फोटोब्लास्टिक मीन्स सिंपली वो लाइट पे क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम बात करें छोटे से अगर सीडलिंग है, तो सीडलिंग में जो लीव्स निकलते हैं, फर्स्ट लीव जो निकलते हैं, अब वो ग्रीन होते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस करेंगे तभी वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर पाएंगे। तो इसलिए लाइट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। तो जितने टाइप्स जर्मिनेशन की अगर बात करें तो दो टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, हाइपोजेल जर्मिनेशन एंड इपिजेल जर्मिनेशन। हाइपोजेल जर्मिनेशन की अगर सिंपली अगर बात करें तो जो भी हमारा जर्मिनेशन होता है इसमें, ये क्या होता है, जो भी हमारा सॉइल होता है उसके अंदर होता है। अब यहाँ पे इपिकोटिल क्या है, ये हमारा कैटाफिल पोजीशन है, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, यंग शूट जहाँ पे बोला गया, दैट मीन्स यहाँ पे नए नए लीव्स लगेंगे। अब यहाँ पे ये जो कैटाफिल पोजीशन और जो भी हमारा यहाँ पे कॉटिलेडन्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यही हमारा कहलाता है इपिकोटिल, और ये जो कॉटिलेडन्स है और जो भी हमारा रूट है ये वाला हमारा कहलाएगा हाइपोकोटिल। अब यहाँ पे देख पाएंगे तो जो भी हाइपोकोटिल वाला जो रीजन है हाइपोजेल जर्मिनेशन में, ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर है, लेकिन वही एपिकोटिल रीजन की अगर बात करें हाइपोजेल जर्मिनेशन में तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो जो कॉटिलेडन्स होते हैं हाइपोजेल जर्मिनेशन में, ये सॉइल के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से इसको सनलाइट मिल नहीं पाता और ये जो होता है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स जो है हाइपोजेल जर्मिनेशन खासकर जो जनरली अपने आसपास में इस्तेमाल करते हैं सीड, उसमें ग्राम और पी में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इपिजेल जर्मिनेशन की। तो इपिजेल जर्मिनेशन जो होता है ये सॉइल के जस्ट ऊपर होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी एपिकोटिल की अगर बात करें तो एपिकोटिल यहाँ पे जो होता है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है, छोटा होता है, लेकिन हाइपोकोटिल की अगर बात करें तो हाइपोकोटिल जो होता है हमारा लंबा होता है यहाँ पे। और जो भी हमारा यहाँ पे अगर बात करें कॉटिलेडन्स की, तो ये सॉइल से एभव होते हैं। ये रहा हमारा सॉइल से अगर ये एभव है तो इनमें क्या होता है, जो कॉटिलेडन्स होते हैं सनलाइट को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो भी कॉटिलेडन्स होते हैं वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। जनरली इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जो बीन सीड्स होते हैं या कैस्टर सीड्स होते हैं, उनमें ये इपिजेल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।